और चलिए अब बुलेटिन में तफसील से जानेंगे तमाम खबरें। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से जुड़े एक सवाल के जवाब में मनोज सिन्हा ने कहा कि अब तक 47 कर्मचारियों को उनकी सेवाओं से बर्खास्त किया जा चुका है। उनके आतंकवाद से संबंध थे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने आतंकवादियों को नौकरी देने के बारे में जो बयान दिया था वो तथ्यों पर आधारित था, क्योंकि कई लोगों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। महबूबा मुफ्ती ने आप पे निजी हमला किया है। उन्होंने कहा कि एलजी साहब यूपी से आए हैं, यूपी में माफिया को जो है नौकरी दी जाती होगी, हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होता। मैं किसी के आरोप पर जवाब नहीं दूंगा, लेकिन ये सच्चाई है कि 47 लोगों को नौकरी से यहाँ निकाला जा चुका है, जिन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप रहा। इसका प्रमाण मुझे लगता है देने की जरूरत नहीं, आप सब इसको जानते हैं। कब नियुक्त हुए थे, मुझे लगता है कि ये भी आपके ध्यान में आ जाएगा। तो मैं इसमें कोई बात कहूँ अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बात मैंने कही है उसमें काफी तथ्य। पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कविंदर गुप्ता ने कहा है कि पिछली सरकारों ने कुछ आतंकी लिंक रखने वाले लोगों को सरकारी विभागों में नियुक्त किया था, जिनमें से 47 को एलजी प्रशासन ने बर्खास्त कर दिया है, जो एक अच्छा कदम है। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, जिनसे बचना चाहिए। एलजी मनोज सिन्हा ने कल कहा कि 47 ऐसे लोगों को नौकरी से निकाला गया है, सरकारी नौकरियों से, जिनके टेरर कनेक्शन थे, जबकि इस पर काफ़ी अब ये कहें कि वो राजनीति हो रही है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने इससे पहले ये कहा था कि इस तरह का कोई मुलाजिम उन्होंने लगाया ही नहीं। देखिए, ये जो 47 लोग थे ये पिछली सरकारों में लगे हैं, और पिछली सरकारों की तरफ से प्रयास किया जाता था कि मिलिटेंट्स की जो रिलेटिव्स भी हैं, जो कोई मारा जाता है, उनको भी नौकरी दी जाए। ये हमेशा से उनकी जो कि वकालत करती रही है। अगर आज एलजी प्रशासन ने एक अच्छा काम किया है तो उसकी प्रेस करनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर टेरर कम होता है, जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने वाले लोगों का अगर शिकंजा कसा जाता है, तो ये इसकी तारीफ होनी चाहिए, ना कि हर चीज पर अपना वक्तव्य देना। ये ठीक बात नहीं है। प्रशासन में इस प्रकार के लोग बैठ करके पाकिस्तान की मदद करें और पैसा यहाँ से खाएं, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो क्या हम माने कि जिस तरह की राजनीति हो रही है, इस राजनीति से बचना चाहिए सब राजनीतिक दलों को? देखिए, बिल्कुल बचना चाहिए। कारण ये कि इस प्रकार की सपोर्ट रही तभी तो मिलिटेंसी फैली है, और बड़ा नरम रुख हमने खुद इनके साथ बैठ करके देखा है। हमने भी इसको कंट्राडिक्ट किया, इनके बयानों को। तो जब भी ये पत्थरबाजों के प्रति नरम रुख अपनाइए, ऐसा नहीं होता है। उस नरम रुख की वजह से ही ये यहाँ पर 70 साल से हालात खराब रहे हैं, और पिछले 30 साल की जो मिलिटेंसी है उससे लोगों ने झेला है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दल, खास करके जो देश विरोधी तत्व हैं, उन पर इस प्रकार की बयानबाजी ठीक नहीं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता रविंद्र शर्मा ने कहा है कि उनकी पार्टी आतंक के खिलाफ और आतंकवादियों को व्यापक समर्थन देने वालों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का समर्थन करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को आतंकवादियों के साथ संबंध होने पर बर्खास्त किया जाना चाहिए, और उनकी पार्टी हमेशा इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन करेगी। एलजी मनोज सिन्हा ने कल एक फंक्शन के बाद मीडिया से बात की, और उन्होंने कहा कि तकरीबन 47 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अभी तक सैक किया गया है, जिनके इस्टेब्लिश हुए हैं कि उनके लिंक्स, टेरर लिंक्स थे, उनके आतंकवादियों के साथ लिंक्स थे, तो उसके बिना पे उनको सस्पेंड किया गया है, डिसमिस किया गया है। सब क्या समझते हैं? एलजी ने साफ कहा है कि तकरीबन 47 लोग ऐसे थे एम्प्लॉयज जिनको टेरर लिंक्स के बिना पे या तो सस्पेंड या डिसमिस किया गया, उनको बरतरफ किया गया। तो क्या आप उसको मानते थे? कोई गुंजाइश नहीं है कि आतंकवाद पे कोई समझौता किया जाए। अगर सॉलिड एविडेंस है, कोई मुलव्वस है आतंकवादी या अलगाववादी विघटनकारी गतिविधियों में, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो पहले भी होती रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आतंकवाद पे कोई समझौता नहीं, कोई लीनेंसी नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये कार्रवाइयां होती रही हैं और होनी चाहिए पक्का सबूत के बुनियाद पे, और किसी को बगैर सबूत के हमें उम्मीद है कि नहीं किया गया होगा। तो आप इसको वेलकम करते हैं? यस, जो आतंकवाद के अलगाववाद को क्रश करने के लिए जो भी कदम होगा उसको वेलकम करते हैं, क्योंकि आतंकवाद अभी भी पनप रहा है। माइनॉरिटीज को वहाँ टारगेट किलिंग किया जा रहा है। कई क्षेत्रों में जो पुरअमन थे कई सालों से,
वहां आतंकवादी घटनाएं हुई हैं रजौरी पुंछ जैसे इलाकों में, इसलिए आतंकवाद पे कोई समझौता ना होना चाहिए, ना कभी हुआ ना होना चाहिए। एलजी ये भी कह रहे हैं कि और कोई है उनकी पड़ताल चल रही है और कोई जो लोग हैं वो टेरर लिंक से साथ। बिल्कुल, जो टेरर लिंक के साथ एस्टेब्लिश्ड है, मैं नहीं जानता कि इसमें क्या सबूत है, कितना सॉलिड एविडेंस है। बदले की भावना से या किसी और उससे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। किसी किस्म की आतंकवाद अलगाववाद का कार्रवाई का हम समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद के खिलाफ बहुत बड़ी जंग लड़ी है, बहुत कुर्बानियां दी हैं। आतंकवाद में कांग्रेस पार्टी का कोई समझौता नहीं है। मुझे से बात करने के लिए शुक्रिया। तो रविंद्र शर्मा कांग्रेस के चीफ स्पोक्सपर्सन साहब कह रहे हैं कि टेरर के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें कांग्रेस सरकार के साथ है और इस पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए, और जो सैक किए गए बरतरफ किए गए हैं टेरर लिंक की बिना पे, उस शक पे बिना पे उनको जो उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, उसके ये हक में है और ऐसी कार्रवाई आगे भी होनी चाहिए। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख बशीर अहमद ने आतंकवादियों के साथ संबंध होने के बहाने सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने के सरकार के कदम पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को उचित सत्यापन के बाद भर्ती किया जा रहा है और उन्हें बर्खास्त करने का कोई औचित्य नहीं है। सिन्हा का कहना है कि अब तक 47 ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैक किया गया है जिनका इस्टेब्लिश हुआ है कि उनके आतंकवादियों के साथ रिश्ते थे, टेरर लिंक्स थे, उनके बिना पे उनको सैक किया गया है। इस कदम को नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से लेती है? मेरे साथ इस वक्त है पार्टी के सीनियर लीडर और फॉर्मर एमएलसी शेख बशीर अहमद। बशीर साहब, किस तरह इस चीज को लेते हैं? एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि 47 आज तक ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैक किया गया है और फिर इस लंबी है और भी लोगों को किया जा सकता है। पहली चीज ये है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का नक्शा ही बदल रहा है। एक तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना है और दूसरा जम्मू कश्मीर में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। एलजी सिन्हा का जब मैंने ये बयान सुना कि उन्होंने ये भी कहा कि ये जी इशारा किया कि कुछ जो पहले लोग थे उन्होंने इनको लगाया था, तो 1990 के बाद जम्मू कश्मीर में जो मुलाजिम लगे हैं वो एक सिस्टम में लगे हैं। उनके लिए जो बाज़ाब्ता बोर्ड था वो लगाते थे, उसकी बाज़ाब्ता स्क्रीनिंग होती। अब ये कब से मिलिटेंट बने, कब से मिलिटेंट्स के साथ थे, रिश्तेदार थे। रिश्तेदार गुनाह नहीं है। अगर किसी का बेटा मिलिटेंट है उसके बाप को सजा नहीं दी जा सकती, मां को सजा नहीं दी जा सकती, बहन को सजा नहीं दी जा सकती, उसकी बीवी को सजा नहीं दी जा सकती। किसी कानून में नहीं है कि एक आदमी किसी घर का कोई नौजवान बिगड़ गया तो उसकी सजा उसके घर वालों को दी जाए। लेकिन चूंकि इस वक्त कोई पूछ मांग तो है नहीं, तो उन्होंने किया, उन्होंने अगर वो फॉर्मेलिटीज उनको लगा के ऐसे लगा दिए, निकाल दिए गए, तो उनको साबित करना है। और साबित इसलिए करना है कि चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर 33 साल हो गए लोग झुलस रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अगर गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्मेशन है कि ये उनके लिंक्स थे मिलिटेंट्स के साथ, तो वो रिकॉर्ड बताएगा कि कब थे, मुलाजिम बनने से पहले थे, बाद में थे, किस वक्त बने। इसकी कौन सी गारंटी है कि एक आदमी अगर 4 साल पहले मुलाजिम बना और आज वो मिलिटेंट बन गया, इसकी गारंटी तो नहीं है। कुछ स्कीमें बनाई गई रिहैबिलिटेशन की, वो आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। तो रिहैबिलिटेशन के बावजूद भी वो मिलिटेंट्स रैंक्स फाइल में चले गए, तो ये भी हुआ है। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि ये जो बातें हो रही हैं इसमें बहुत सी पॉलिटिक्स है। नहीं, वो कह रहे हैं कि पूरे सबूत मिले हैं, सबूत के बिना पर हमें उनको मालूम होगा। आप उसको खैर मकदम करते हैं? मैं इसका खैर मकदम नहीं करता। ये निकालने का तरीका, इस तरह का तरीका गलत है। ये कानून की कसौटी में पूरा उतरना चाहिए। अगर किसी को कोई केस है तो उसको बाज़ाब्ता मौका देना चाहिए, वो अपना साबित करे। एक आदमी रात को घर में सोया, सुबह उसको लेटर चला जाता है कि तुम नहीं हो, तो ये कोई कानून नहीं है। कानून यह है कि अगर वाकया है उसको बाज़ाब्ता तौर पे उसका ठेडे में खड़ा करके उसको साबित करो, उसको जेल भेजो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन कानून की कसौटी पे पूरा उतरना चाहिए। ये शेख बशीर अहमद कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है इसमें ज्यादा सियासत दिख रही है और उन्हीं लोगों को निकाला जाना चाहिए जिन पे पूरा सबूत मिले, साबित हो कि वो उनके टैलेंट से किसी शक की बिना पे किसी को भी बाहर निकालने का रास्ता जो
कदम है वो सही नहीं है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। चलिए आगे बढ़ेंगे और राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला लगातार जारी है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बयान दिया है कि राहुल गांधी को अपने लंदन सेमिनार में कही गई बातों के लिए माफी मांगनी चाहिए। रिजिजू ने कहा कि मैं खुद अल्पसंख्यक हूं और देश में कानून मंत्री बना हूं। राहुल गांधी को जाकर के लंदन में भारत के खिलाफ बोलने के लिए हमने नहीं कहा ना, ये योजना हमने नहीं बनाया, ये षड्यंत्र हमने नहीं रचा है। ये राहुल गांधी और उसका जो भारत विरोधी गैंग है, इन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी रचा है और लंदन में जा करके भारत के खिलाफ बात करने का काम किया है। तो हमने कैसे किसी को हम बिना मतलब से तारनिश करेंगे या टारगेट करेंगे? यहाँ तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्यता से बहुत ऊपर का बात है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोटा सा बात है, देश बड़ा है। इंटरनल मैटर्स ऑफ डिफरेंसेस और एनी अदर इश्यूज can be discussed, but what about insult to the nation? Let us come to the point. जिस सदन में हम बैठे हैं उस सदन को ही अगर इंसल्ट करेंगे तो हम कैसे चुप बैठेंगे? पहले आप ये बताइए। सदन के अंदर चालाकी, सदन के बाहर चालाकी, ये चालाकी की सरकार बनते जा रहे हैं। सिर्फ चुनाव के मद्देनजर और खासकर कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर ये राहुल गांधी जी को छवि की धूमिल करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं और इसमें एक साजिश की रूप से ये किए जा रहे हैं। अगर सरकार की दम है, हिम्मत है, फिर दोबारा कहें तो मोदी सरकार की हिम्मत है, दम है, जिगर है, तो सदन के अंदर राहुल गांधी जी की बयान पे चर्चा करने की इजाजत हो। और कौन सा बयान राहुल गांधी जी दिए हैं जो देश विरोधी है, देशवासी को जानने के अधिकार है और ये अधिकार सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। और वो कैसे? सदन के अंदर चर्चा के तहत। ये हम साबित कर देंगे असली देश विरोधी कौन है। राहुल गांधी नहीं, ये देश विरोधी है मोदी सरकार और बीजेपी सरकार और बीजेपी की जो सोच, ये देश विरोधी सोच है। और इसी बीच बात एक बड़ी खबर की कर लेते हैं। इमरान खान के लिए कोई राहत नहीं, इमरान खान को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लाहौर हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तोशा खान मामले में ये गिरफ्तारी होनी है और मीनार पाकिस्तान पर रैली करने पर भी रोका गया है। रैली के लिए 15 दिन पहले अनुमति जरूरी, ऐसा कोर्ट ने कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इमरान खान को किसी तरह की कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर लाहौर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। किसी भी वक्त उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, इमरान खान को किसी तरह की कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से मना किया है। लाहौर हाईकोर्ट ने इसको लेकर ऑर्डर्स जारी किए हैं। तोशा खान मामले में ये गिरफ्तारी होनी है जिसको लेकर इमरान खान को बहुत जल्द राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर जारी किए गए हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से मना किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इमरान खान की गिरफ्तारी किसी भी वक्त की जा सकती है। लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आए हैं इमरान खान की रिहाई पर और ये कहें कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर ये ताजा अपडेट सामने आया है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे हमसे जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से भी ये ऑर्डर आ चुके हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर रोक लगाने से इनकार किया हाईकोर्ट ने। क्या है ताजा अपडेट्स? देखिए जैस्मिन, आपको बता दें कि कल जिस तरह से हमने देखा था कि कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि आज सुबह 10 बजे तक जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है जमान पार्क में, जहां पर इमरान खान का घर है, वहां पर ऑपरेशन को फिलहाल रोक दिया जाए। जिसके बाद हमने देखा कि वहां से रिट्रीट कर गए थे सभी फोर्सेस, सभी जो पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, लाहौर पुलिस वहां से रिट्रीट कर चुके थे। लेकिन इसके बाद जब आज सुनवाई हुई तो उसमें साफ तौर पर कह दिया गया कि ना ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना ही लाहौर हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर किसी तरह की रोक लगाई है। गिरफ्तारी पर जो वारंट जारी किए गए थे उस पर कोई रोक नहीं है, यानी कि इमरान खान के लिए कोई राहत की बात फिलहाल नहीं है।
और ऐसे में जो खबरें इस्लामाबाद हाईकोर्ट से आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान चाहें तो वो कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि इस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो तो वो कोर्ट में आके भी सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन इसको लेके अभी क्लैरिटी नहीं है कि इमरान खान का अगला कदम क्या होगा। लेकिन ये साफ है कि राहत की बात नहीं है इमरान खान के लिए। उनके खिलाफ जो 2 मामले हैं, एक तोशाखाना वाला केस है और दूसरा एक जो महिला जज को उन्होंने जो धमकी दी थी, उन दोनों मामलों को लेकर नॉन बेलेबल वारंट आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। दूसरी अहम बात यह कि इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान लाहौर पर इस रविवार को एक हिस्टोरिक रैली निकालने का प्लान बनाया है। इस पर लाहौर हाईकोर्ट ने कड़ा इसका संज्ञान लेते हुए कहा है कि लोगों को अपनी रूटीन लाइफ जीने दीजिए और इस तरह से रैलीज करके उनकी लाइफ मुश्किल और ना करें। और अगर शादी भी किसी की होती है तो प्लानिंग के साथ होती है, तो ऐसे में आप एक हफ्ता पहले 6 दिन पहले इस तरह की घोषणा नहीं कर सकते। कोई भी इस तरह की प्लानिंग करने से पहले 15 दिन पहले आपको इन्फॉर्म करना होगा कि आप इस तरह की रैली प्लान कर रहे हैं, इस तरह का आप लोगों को एकजुट करने की आप प्लानिंग वहां पे कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर दोनों फ्रंट पर फिलहाल इमरान खान को राहत नहीं मिली है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या पुलिस एक्शन दोबारा शुरू होता है या नहीं, क्योंकि जो रेजिस्टेंस हमने देखने को मिला था जमा पार्क के बाहर, वो रेजिस्टेंस वो दोबारा भी रिपीट हो सकता है। लेकिन आप देखना ही होगा कि क्या इमरान खान बीच का रास्ता निकालते हुए क्या कोर्ट में सरेंडर करते हैं या नहीं। अब इसको लेकर पीटीआई की तरफ से कोई क्लैरिटी सामने नहीं आई। जैसे बिल्कुल शैलेंद्र, साथ ही सवाल यह भी खड़ा होता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे पाकिस्तान में जो कुछ इमरान खान को लेकर अभी इस वक्त स्थिति चल रही है, उससे कहीं ना कहीं अब पॉलिटिकल क्राइसिस भी और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच इमरान खान के तरह तरह के वीडियोस भी हम देख रहे हैं जिसमें एक तरीके से वो स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को, आवाम को भड़काने का काम भी उन मैसेजेस के जरिए किया जा रहा है। तो पॉलिटिकल क्राइसिस भी काफी बढ़ते हुए इस वक्त पाकिस्तान में अब नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा जैस्मिन की पॉलिटिकल क्राइसिस लगातार बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, और जिस तरह से इमरान खान का जो सपोर्ट बेस है 2 दिनों के अंदर हमने देख लिया कि किस तरह से उनके सपोर्टर्स ने, पार्टी वर्कर्स ने 2 जो प्रोविंसेस की पुलिस को, लाहौर पुलिस को, इस्लामाबाद पुलिस को आगे बढ़ने नहीं दिया। हालांकि उनके साथ में पाकिस्तानी रेंजर्स भी थे जो कि फेडरल एजेंसी है, तो इसके बावजूद वो इमरान खान को अरेस्ट नहीं कर पाए। और इमरान खान लगातार अपने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को संदेश दे रहे हैं कि वो एकजुट हों और कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी से बचने के लिए माना जा रहा है कि ये सब वो कर रहे हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वहां की जुडिशरी फ्री नहीं है, और हमने ये देखा कि इस तरह के केसेस न सिर्फ इमरान खान पे लगे हैं, कुछ ऐसे ही केसेस उस वक्त नवाज शरीफ पर भी लगे थे जो बाद में मोटिवेटेड पाए गए। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान इज नॉट अ फ्री स्टेट, और वहां पे जुडिशरी की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक बहाना है पॉलिटिकल वेंडेटा को पूरा करने के लिए। हालांकि हमने ये भी देखा है कि कल ही पाकिस्तानी चैनल को इंटरव्यू के दौरान जो शहबाज शरीफ है उन्होंने अपनी बात रखी थी कि जब वो अपोजिशन में थे तब उनके खिलाफ इमरान खान ने क्या कुछ कार्रवाई की थी। तो ये पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते ये कहानी चल रही है। लेकिन अहम बात यह है कि जिस तरफ एक तरफ पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, इसी बीच जो आम पब्लिक है उनको कोई राहत नहीं मिल रही है। और कल रात को ही हमने देखा कि किस तरह से डीजल पर करीब 13 रुपए और पेट्रोल पर 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसकी सीधी मार पाकिस्तान की आम आवाम पर होने वाली। बिल्कुल शैलेंद्र, और इस बीच अब इमरान खान किस तरीके से आगे कदम उठाएंगे ये देखना भी अपने आप में काफी अहम होगा। नजर आप बना के रखिए शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 47 कर्मचारियों को बर्खास्त करने और आतंकी संबंध होने के मामले में पीडीपी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। मनोज सिन्हा ने यह कहा कि 47 ऐसे लोगों को नौकरियों से बर्खास्त किया गया है जिनके टेरर लिंक्स थे, और पिछली सरकारें जो हैं उन्होंने उनको भर्ती किया था। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसे है कि कोई भी आदमी जब नौकरी लगता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, तो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को वो अडॉप्ट करता है। अब जहां तक पिछली सरकारों की तल्लक है, तो पिछली सरकार में तो भारतीय जनता पार्टी भी थी जो हमारी उनके साथ सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी भी हमारे साथ बराबर की हिस्सेदार थी। ऐसा कोई जम्मू कश्मीर में नहीं। अगर कोई आदमी इस मसले में सम्मिलित पाया गया है जो देश के खिलाफ है, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर सकती है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि एक प्रोसेस के तहत जो है पहली सरकारों में भी लगे हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार में रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। जिस तरह से आप देख लीजिए, आप भी देख लीजिए कि इस तरह से कभी नौजवानों ने प्रोटेस्ट किया है कि किसी प्राइवेट कंपनी को ठेका मत दे दिए, जिनको दिया है उसके खिलाफ FIR लगी हैं।
तो पहले मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को जो उनके ऊपर इल्जामात हैं उनके ऊपर बयान देना चाहिए, उनके ऊपर बात करनी चाहिए कि किस तरह से एपटेक को आपने काम दे दिया, या एपटेक के खिलाफ आप क्या करने जा रहे हैं या क्या है। और जहां तक बात अलग रही पहले सरकारों की, तो जो लगे होंगे वो प्रोसेस के तहत लगे होंगे, तो पहली सरकार में भारतीय जनता पार्टी बराबर की जिम्मेवार थी, तो फिर उनसे भी सवाल जो पूछना चाहिए। तो जिस तरह से उनको टर्मिनेट किया गया, आपको लगता है कि अगर उनकी ये हुई है, इंक्वायरी हुई है और ये पाया गया है कि उनके टेरर लिंक्स हैं, तो क्या आप सपोर्ट करते हैं कि उनको निकाला जाना चाहिए? देखिए ऐसे है, मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई देश के खिलाफ आदमी काम करता है या बात करता है, सरकार को पूरा हक है उसके ऊपर कार्रवाई करने का भी, सरकार ने देखा होगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर का जो माहौल है उसको ठीक करना सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार को चाहिए ऐसे कदम उठाने जिससे जो माहौल ठीक हो। आज खासतौर पर नौजवानों के रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें तो रिक्रूटमेंट में समझता हूँ सबसे बड़ा करप्शन का अड्डा बन चुका है। जिस तरीके से इल्जाम लग रहे हैं, जिस तरीके से लोग सड़कों पर हैं, जिस तरीके से बच्चे जो हैं वो प्रोटेस्ट पर हैं, तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले सरकार को उसके ऊपर सोचना चाहिए कि आप रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो इसके ऊपर बहुत बढ़िया सवालिया चिन्ह लग चुका है। आगे बढ़ेंगे। बिक्री बीआरओ ने 64 दिनों के बाद आज जोजिला पास को यातायात के लिए खोल दिया है। डीजी बीआरओ ने सेना के वाहनों को हरी झंडी दिखाई। लद्दाख को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग आज बीआरओ द्वारा खोला गया है। इस संबंध में आज 0 पॉइंट जोजिला में एक समारोह आयोजित किया गया। इसमें डीजी बीआरओ भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि नागरिक वाहनों की आवाजाही के लिए गांदरबल, कारगिल, प्रशासन और सेना मिलकर फैसला करेगी। न्यूज़ 18 की टीम 0 पॉइंट पे है। आज जो है जोजिला की ओपनिंग सेरेमनी हो रही है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि इस वक्त यहाँ पर -15 की जो सर्दी की लहर से उसके बावजूद भी यहाँ पर सारी मीडिया वाले आए हुए हैं। और आज सवेरे जो है कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर जो श्रीनगर को जाना है उन्हें वो भी यहाँ पर से छोड़ा गया है। तो अभी डीजी बीआरओ यहाँ पर आए हुए हैं। रोड खुला है, इस पर कितनी मेहनत करनी पड़ी और इसमें अब तक का कोई नुकसान हुआ है या क्या, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे वाली बात तो है कि चैलेंज जो मैंने आपको बताया कि हमारा ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जितना भी हमारा बीआरओ का पूरे चाइना बॉर्डर पर और पाकिस्तान बॉर्डर पर सब जगह पे काम चलता है, ये सबसे टफेस्ट हमारा चैलेंज होता है कि जोजिला को खोलना। और इस बार क्योंकि मैंने आपको बताया कि केवल 68 दिन में खोल दिया, जोजिला को खोलना एक एक्टिविटी है, जोजिला को जल्दी खोलना उससे भी बड़ा एक्टिविटी है। और ये हमारे साथ में ब्रिगेडियर विनय बहल खड़े हैं और ब्रिगेडियर साकिब सिंह, ये हमारे दोनों शेर हैं इस जगह के, जो इसको पॉसिबल कर पाते हैं, इनके जो बहादुर कर्मयोगी हैं। और इसके साथ प्राइम नून में अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।